अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पॉलिटिकल करियर और आज के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दोनों के पॉलिटिकल करियर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अटल जी में संघ की छाप थी। मोदी जी में अगर विपक्ष ने अटैक किया है कोई, तो अटैक का जवाब तार्किक तरीके से कैसे देना है मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपोजिशन हमेशा सम्मान करता था, बट अगर आप आज के अपोजिशन को देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमेशा हमलावर रहता है। विपक्ष ने अपना स्वभाव बदल दिया है। जो कहते थे स्टालिन और उदयनिधि सनातन को भगा के मानेंगे, जनता ने उन्हीं को भगा दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और राहुल जी तो कहते नहीं थक रहे थे कि बीजेपी गई। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 4 मई बीती गई। 4 मई को 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। तो पता चला इतनी तेजी से भाग रही थी तृणमूल कांग्रेस, लग रहा था कि दौड़ते दौड़ते वो बांग्लादेश में ही घुस जाएगी। आप बांग्लादेश से घुसपैठिए ले आओ, आप ये पाकिस्तानी आकर हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करने लगे, नहीं बर्दाश्त होगा। 2024 में यूपी बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था वो 50% से कम होकर के 42% पे आ गया था, जिसका नतीजा दिखा लोकसभा इलेक्शन में। आपको क्या लगता है कि यूपी में बीजेपी फिर से कमबैक कर जाएगी? कोई दल नहीं है, सपा बसपा माकपा बाकपा आप पाप, ये दलों के दलदल हैं। ना ये मोदी हटेंगे ना ये योगी हटेंगे, दूसरा मोदी नहीं हो सकता। 2024 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोट बैंक तो बीजेपी का यूपी में कम हुआ था। क्या बीजेपी अपने कुछ अलायंस को भी चेंज करेगी यूपी इलेक्शन के लिए? ना, बीजेपी एक बहुत अच्छा सहयोगी है। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज दिया गया, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुराने नेता हैं उनको बीजेपी राज्यसभा भेज करके साइडलाइन कर रही है? अरे अगर आप मेरे बारे में कह रहे हो तो भैया ऐसा नहीं है। मैं नहीं, जिस दिन उप मुख्यमंत्री बना तमाम लोग ऐसे तो नहीं हुए। बीजेपी की आइडियोलॉजी और आरएसएस की आइडियोलॉजी में आपको डिफरेंस नजर आता है? आप बीजेपी को अलग कैसे करके बोल रहे हो? आरएसएस पिता है तो बीजेपी उसका पुत्र है। सबका साथ सबका विकास और हिंदू राष्ट्र दोनों एक साथ पॉसिबल है? हिंदू को आप ना तो सांप्रदायिक कह सकते हो, न किसी दूसरे धर्म का विरोधी कर सकते हो। विपक्ष हमेशा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मैं कट्टर हिंदू हूँ। हिंदू रीति रिवाज को, संस्कारित व्यवस्था को, पूजा पद्धति को मैं मानता हूँ। यूजीसी एक्ट के बारे में अगर हम बात करें, आपका पक्ष उस पर क्लियर नहीं दिखा। मैंने क्यों नहीं क्लियर है? मुझे क्या सर्टिफिकेट देना है कि मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है। दिनेश शर्मा का विरोध किया गया, ये किया गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और पशु टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं एक बेहद ही खास, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर के यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक का सफ़र तय किया है। आज के इस एपिसोड में हम कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि आज हम बात करेंगे एक पॉलिटिशियन की लाइफ कैसी होती है। सो बिना किसी देरी के मिलते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा सर से। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया। सर, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं और यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। सर, एक प्रोफेसर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के सफ़र में आपको मेजर डिफरेंस क्या नज़र आया? पहली चीज तो प्रोफेसर को आपका रहे हैं, अध्यापक या शिक्षक कभी भी रिटायर्ड नहीं होता जी। अटल जी कहते थे टायर्ड नहीं होता। अगर सेवानिवृत्त नहीं होता शिक्षक, वो एक समय सीमा को पार करने के बाद फिर से सेवारत रहता है। जी। शिक्षक पूरे जीवन लोगों को ज्ञान बांटता है और समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहता है। तो मैं भूत में नहीं खोया हूँ। जी सर। मैं वर्तमान में हूँ। हमारी भूमिकाएं बदली हैं। कभी मैं यूथ का अध्यक्ष रहा, 3 बार मैं अध्यक्ष रहा भारतीय जनता युवा मोर्चा का, जी। प्रभारी भी रहा। उसके बाद मैं पर्यटन का चेयरमैन रहा, फिर यूथ कमीशन में चला गया और भारत की जो युवा नीति है माननीय अटल जी के दिशा निर्देशन में, उसको बनाने का मुझे अवसर मिला। और उसके बाद मैं 11 साल तक मेयर लखनऊ के महापौर में रहा और उसी समय लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में सबसे बड़ी जीत का तमगा भी मिला। जी। और क्योंकि डायरेक्ट चुनाव होता है लखनऊ में। और उसके बाद इजराइल में 74 देशों का एक वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस था, जिसमें मोस्ट ऑनरेबल मेयर का मुझे ख्याति मिली, सम्मान मिला।
ये वो दौर था जब इज़राइल में बहुत एक कहना चाहिए फिलिस्तीन के साथ बहुत युद्ध तेजी पकड़ रहा था। उस समय हम लोग का सम्मेलन हुआ था। उसके बाद मुझे फिर 71 देशों के एक सम्मेलन में मुझे पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिला। और यूथ का जो मैंने पॉलिसी तय करी थी तो उसमें मुझे ऑस्ट्रिया के तौर पर वहाँ पे उन लोगों ने एक अलग सम्मान प्रदान किया था पूरे यूथ कमीशन को। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग भूमिकाओं में जो भूमिका भी मिली जी उस भूमिका को सही सिद्ध करने के लिए मैं व्यस्त हो गया। और भूत में क्या हुआ था ये मेरा विषय नहीं रहा। आज वर्तमान में क्या है उससे मुझे ठीक करना है। भविष्य में क्या होगा ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। आपने बताया कि आपको इजराइल में सारे कंट्री के मेयर के साथ आपको सम्मान दिया गया। अदर कंट्री के मेयर्स में और इंडिया के मेयर्स में कुछ डिफरेंस मेजर होता है या हर जगह की पॉलिटिक्स एक देखो ही जैसे होती है? मैं डायरेक्ट चुन के यहाँ से गया था। जी ज़्यादातर दुनिया के देशों में उनके जो कॉरपोरेटर्स होते थे वो चुनते थे और मेयर्स की पावर दूसरे देशों में बहुत होती है। ओके जैसे न्यूयॉर्क के मेयर आए थे, लंदन के मेयर आए थे, ये अपने अपने जहाज़ों से आए थे। मैं तो कोई असिस्टेंट भी लेके नहीं जा पाया था क्योंकि मैंने कहा था कि आप मुझे टिकट का किराया देंगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं। एशिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था, शायद वो मेरी क्वालिफिकेशन के कारण या कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने करे थे उनके कारण। अब क्या करना रहा हो ये तो वही जाने। उन्होंने एशिया से अकेले मुझे बुलाया था और बाद में मोस्ट ऑनरेबल मेयर का तमगा भी दिया जी और ऑफर था कि आप को जेरूशलम इजराइल में ज़मीन दी जाएगी जो मोस्ट ऑनरेबल मेयर बनता है। तो 75% वहाँ की इजराइल की सरकार देती है और 25% जो व्यक्ति वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहे तो उसको मिलेगी। ओके वो मैंने ली नहीं, वो अलग विषय है। ये जेरूशलम डे करते हैं तो उसमें 3 दिन के लिए पूरे आजीवन बुलाते हैं और खर्चा भी देते हैं आने जाने का। तो वो महापौर का एक दौर था और तमाम दुनिया के देश के लोग आए थे। जी लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनको आज भी मैं याद करता हूँ कि तो मुझे हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है। मैं उसमें गृहस्थ जीवन में नहीं था। सर कोई घटना बताएंगे? घटना तो दो बड़ी अजीब सी हुई। मैंने कहा ना मैं गृहस्थ जीवन में नहीं था। जी वहाँ सारे महापौर को अपनी अपनी पत्नियों के साथ आने का आमंत्रण था। ये उनका Okay. कल्चर है कि वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सेलेक्ट होता है तो उसको सब पत्नी का वो खर्चा बियर करते हैं वो सब। जी तो सारे वजह उसमें इजराइल और फिलिस्तीन का इतना झगड़ा हो चुका था कि वो उनको धमकी मिली हुई थी। तो क्या हुआ कि सारे मेयर्स की पत्नी मेयर्स बैठक में थे जो जेंट्स मेयर, जी और उनकी पत्नियां एक विजिट पे गई, ओके साइट विजिट पे। तो उनको बस में ले जाया गया। अब वहां पर एक मेयर मतलब संख्या जितने 10 है तो या 74 है तो पता लगा कि एक कम है। तो वो सब समझे कि शायद मेरी पत्नी वहाँ। हमसे आके किसी ने पूछा कि साहब आपकी पत्नी नहीं है? हमने कहा हाँ मेरी पत्नी नहीं है। तो वो समझा कि मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। उसे तुरंत रेड अलार्म बजा दिया कि लॉर्ड मेयर की पत्नी मिल नहीं रही है। अब रेड अलार्म चारों तरफ लोग ढूंढ रहे हैं। भागे हुए एक साहब आए कि साहब मुझे बड़ा अफसोस है लेकिन यहाँ तो बड़ा खतरा है। मैंने कहा है काहे का खतरा है? बोले आपके साथ जो घटना घटी अच्छी नहीं थी। मैंने कहा मेरे साथ घटा क्या है? आपको खुद ही नहीं तो पता? उन्होंने कहा कि साहब वो मिसिंग है जो आपकी वाइफ। हम कहा मेरी वाइफ कहाँ है? मैं तो अभी बगैर वाइफ का हूँ। तब सब लोग हंसने लगे कि उनको कंफ्यूजन हुआ था कि गिनती में कितने मेयर हैं तो इतनी पत्नियां होंगी इनकी। ओके तो एक तो घटना घटा, लेकिन दूसरा था कि मैं नया नया गया था। मैं घर में ज़मीन पर लेटता था जी जी और मैं बिस्तर पे, तो मैं जब मेरा विवाह 2010 में हुआ उसके बाद मैं बिस्तर पे सोया। ओके मेरी आदत में था, कोई बहुत त्याग और बलिदान नहीं, स्वभाव था। सुबह 4 बजे उठना, समय से खाना, समय से उठना, समय से पढ़ना, समय से लोगों से मिलना, हर चीज़ का टाइम था तय। जी यानी मैं किस बगैर टाइम के अगर 7 बजे खाना नहीं खाया है तो फिर नहीं खाऊंगा। ओके इस प्रकार की जिद में
मैंने एक अनुशासित जीवन जिया। वहां पे मैं गया, हम्म। अब वो पलंग थे, बड़ा अच्छा सा सूट उन्होंने दिया मुझे, और लंदन के मेयर को उन्होंने वीआईपी सूट दिया था, ओके। क्योंकि एशिया से मैं अकेले था और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मैं मेयर कर के रहे नाते कर रहा था। तो उन्होंने जब दिया तो मुझे नहीं पता था कि इजराइल के कमरों में, जैसे ऊपर छत पे आपका लगा है, उसमें कैमरे लगे थे। ओके। अब हम लोग तो सीसीटीवी कैमरा अब यहाँ पे देखते हैं जी जी। 10 साल से 5 साल से। उसमें उन्होंने टॉयलेट को छोड़ के बाकी मॉनिटरिंग करने के लिए था, उसका कंट्रोल रूम नीचे होता था। और सुबह मुझे की नोट एड्रेस बोलना था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्या करूं, मैं पलंग पे लेटा तो नींद नहीं आया। तो मैंने जब देखा चारों तरफ कोई नहीं कमरे में, तो मैं चुपचाप से नीचे उतरा और जमीन पे लेट गया। जी। लेटते ही मेरी थकान थी इतनी बड़ी यात्रा की, और मुझे नींद आ गई। अब जब मैं सो रहा था नीचे, तब तक मैंने देखा कि मास्टर की से खोल के या जो भी किया हो, कि जो हिब्रू भाषा में बोलते हुए इजराइल के सैनिक अंदर आ गए एकदम से, और चारों तरफ आके उन्होंने मुझसे, कोई वो ना अंग्रेजी जानते थे ना वो हिंदी जानते थे, उन्होंने उठा लिया मुझे। अब कोई मुझे सीने पे थपकी दे, कोई मुझे उल्टी कराए, और कोई मुझे यहाँ तक का कि उन्होंने मुझे उल्टा भी कर दिया कि मेरे जो वोमिटिंग हो जाए तो जो जहर है निकल जाए। उनका मानना था कि वहाँ से वो लोग गैस, जहरीली गैस छोड़ देते थे या जहर में कुछ खिला देते थे। इस प्रकार से भी वो वीआईपीज को मारने का षड्यंत्र कर सकते थे, ऐसा उनको शक था। तो उन्होंने समझा कि शायद जहर खा दिया लॉर्ड मेयर ने, तभी जमीन पे पड़े हुए हैं। अब मैं जोर जोर चिल्ला रहे, भैया क्या कर रहे हो आप? हिंदी में भी बोला, अंग्रेजी में भी बोला, लेकिन वो उनको समझे नहीं, वो समझे और तड़फन है। तब तक लंदन के मेयर अपने दुभाषिया, उनके साथ दुभाषिया चल रहा था, मेरे साथ कोई भाषिया नहीं, अकेला भाषिया था। तो अब उसने आके पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैंने कहा कि भैया ये मैं जमीन पे सो रहा था और ये सोच रहे हैं कि मुझे जहर दे दिया गया। तब वो हंसे और उनके दुभाषिया ने हिब्रू भाषा में उनको समझाया कि ऐसा नहीं, लॉर्ड मेयर जमीन पे ही सोते हैं। ओके। अब उनको ताजुब हो रहा, तो लॉर्ड मेयर वो जमीन पे सोता है? उनके लिए एक किस्सा कहानी बन गया। ओके। सुबह हुई, मैं और लंदन के मेयर साथ साथ उसमें जाने लगा। लंदन के मेयर, हम लोग पास तो फ़ोन नहीं था उस समय, तो उनके पास उस समय मोबाइल फ़ोन था। तो कुछ बात करने लगे, तब तक मैं लिफ्ट में चला गया, उनकी श्रीमती जी लिफ्ट में आ गई। वो जोर से बुलाए, साइमन प्लीज कम। साइमन इतना खुश हुआ, जो मेयर था, कि वो दौड़ता हुआ हंसता हुआ आया और अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए मुझसे कहा, मेरी वाइफ ये जस्ट लाइक एज ए इंडियन वुमेन, ये भारतीय महिला की तरह मेरी पत्नी है। ओके। मैंने कहा क्या हुआ इसमें? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये मेरी थर्ड वाइफ है, तीसरी पत्नी है, ओके। और 7 साल से हम दोनों के बीच में डाइवोर्स नहीं हुआ है, और हम लोग साथ साथ रह रहे हैं। तो मैंने कहा, अरे भाई ये इंडियन लेडी नहीं हो सकती, हमारे वहां तो एक बार 7 फेरे पड़ गए तो 7 जन्म में साथ रहेगा, ये कसम खाते हैं जी। वो 3 पत्नी हो गया और आपका ये तीसरी पत्नी डाइवोर्स हो गया, ये हमारे वहां नहीं, हमारी संस्कृत में नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बात करते करते हम लोग कॉन्फ्रेंस पे पहुंच गए। मैंने की नोट एड्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोला और एक चला गया। रोज सबकी परफॉर्मेंस शेयर होती थी। तीसरे दिन हम लोग जब चले, 3 दिन तक मॉनिटर होता था मेयर्स की परफॉर्मेंस को। तो अचानक वहां पे घोषणा हुआ कि मोस्ट ऑनरेबल मेयर ऑफ द मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा। अरे मैं कैसे हो सकता हूँ? तो पता चला कि वो अनायास घटना घटी, डिस्कशन हुआ, मैंने प्रस्तुतिकरण किए अपने, उनका सबका कंपैरिजन हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे घोषित किया। जी। तो कभी कभी हास्य में भी गंभीरता का सृजन हो जाता है। सर, मैं अगर आपके मेयर जर्नी की बात करें, उसके पहले की अगर हम बात करें, अभी पॉलिटिकल पार्टी में लोग चाणक्य की बात करते हैं। आप अपने कॉलेज टाइम में थे, उसी टाइम पे माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर हाथ रख देते थे तो वो चुनाव जीत जाता था। इनफैक्ट वो तो कॉलेज टाइम था, उसके बाद
आपने लखनऊ में जितने अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़े, उनके प्रमुख संचालक में आप थे। नहीं देखो, मेरा सौभाग्य था कि जब छात्र जीवन में बहुत सारे संगठन थे, मैं एबीवीपी से जुड़ा था, उसका अध्यक्ष भी था। जी। और उस समय क्या था कि लोग इंडिविजुअल लड़ा करते थे ज़्यादातर। मैं चाहता था कि विद्यार्थी परिषद से लड़े, क्योंकि मैं यूथ का अध्यक्ष था। जी। जोड़ना था मुझे। हम्म। विपक्ष, जो आज का विपक्ष, वो शासन सत्ता में था और बड़ी कठिनाइयों का दौर था, लेकिन फिर मैंने छात्रों को संगठित करना शुरू किया। जी। और मैं जिसको समर्थन करता था, हम एक दो लोग, वो छात्र संघ में जीतते थे। वहाँ 18 जो महाविद्यालय के चुनाव हुए थे, उसमें हम लोगों ने जिसको लड़ाया वही अध्यक्ष मोहम्मद से जीता। जी। विश्वविद्यालय में हम लोगों ने जिसको चाहा वही जीता। हम्म। चाहा यानी मतलब समर्थन दिया। तो अखबार ने, जो आप चाणक्य की बात कर रहे हो, तो अखबार ने निकाला कि छात्र राजनीति का चाणक्य दिनेश शर्मा, ऐसा एक शीर्षक। तो उसके बाद लोगों ने उसको, अब आजकल की तरह तो एसएमएस और वो था नहीं, जी। तो लोग अपने भाषणों में उसमें ये संज्ञा देने लगे कि जो रणनीति बनाएंगे तो वो निकलेगी। और फिर उसके बाद निकलते निकलते सौभाग्य मिला कि माननीय अटल जी जितने भी चुनाव लड़े, उनकी चुनाव संचालन समिति में रहा। आखिर चुनाव तो सब कुछ देने का मुझे मिला। चुनाव कार्यालय का भी इंचार्ज था और पूरा संचालन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि एक दौर रहा जिसमें छात्र राजनीति में भी करने का अवसर मिला और युवा मोर्चे का 3 बार का अध्यक्ष रहा, तो यूथ में भी काम करने का मिला। मानी कलराज मिश्रा जी मेरे आदर्श रहे, जिनसे मैंने सीखा है। संगठनात्मक में मैं कहता हूँ कि संगठन क्षमता में जो सांगठनिक गुण है, वो जो कलराज मिश्र जी में, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। कल्याण सिंह जी एक आदर्श प्रशासक के रूप में मैंने उनको देखा है। जी। कार्यकर्ता को क्या प्यार हो, ये कोई दे सकता तो कल्याण सिंह जी दे सकते थे। राजनाथ सिंह जी उस समय, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तेज तर्रार युवाओं में से उनकी गणना थी। जी। ओज निकलता था मुंह से उनके। और उमाश्री भारती जी का क्रेज ये था, जो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, जब निकलती थी तो सहज भाव में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे केवल उनको देखने के लिए। जी। बोलती थी तो छोटी सुई गिर जाए तो भी वो आवाज कर सकती थी। अटल जी के साथ मुझे बहुत रहने का अवसर मिला। जी। काफी जगह उनके साथ में गया भी, घंटों अकेले अकेले में उनके साथ में बैठता रहता था। कभी कभी वो जो कविताएं बोलते थे या कुछ अच्छी चीज बोलते थे, तो मुझे होमवर्क दे रखा था कि इसको जो बुलेट पॉइंट से तुम तैयार करो। या कभी कहीं जाना है तो कोई वाक्य अगर उनको मैं बताता तो कहते थे लिख के मेरे लिए तैयार करके रखना। जब आते थे तो मैं उनको सुनाता था। आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी, तो मैं कहूँगा कि मेरे घर के प्रणेता थे। मैं चाचा जी बोलता था, पिताजी से छोटे थे मेरे। और इस जहाँ पे बैठे हैं अब, इसी घर में आके वो जब चुनाव में भरते थे तो पिताजी पूरा चुनाव लड़ाते थे उनको। जी। और मुझे बहुत मानते, मैं मानता हूँ कि बहुत विद्वत पुरुष थे, तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। तो उनसे मैंने सीखा था। वो मुझे जगह जिले जिले भेजते थे, तो मैं वहाँ से आंकड़े एकत्रित करता था। ओके। कौन किस जात का है, कौन किस मेंटेलिटी का है, कौन अगर लड़ाया जाए तो 1 2 3 नंबर पे कौन हो सकता है। उनका तो तरीका दूसरा तरीके का था। वो कहते थे जो बीजेपी में जो सबसे पुराना और मजबूत व्यक्ति हो, तो लेकिन वो पार्टी में कुछ पद ना मिला हो, असंतुष्ट हो, सबको कहा सुनी करता हो, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, उससे आप विचार लीजिए। जी। किसी अध्यापक से जो पॉलिटिकल वो रखता, उससे लीजिए, पत्रकार से लीजिए, आम पान वाला चाय वाला से आप ओपिनियन लीजिए। सारा करके लेते थे और फिर वहाँ के अध्यक्ष से टैली करके तब मेरे पास लाइए। तो मैं रिकॉर्ड रखता था, तो राम प्रकाश जी उसी से एनालिसिस करते थे। बाद में उन्होंने कल्याण सिंह जी को कहा कि कल्याण सिंह जी, ये दिनेश बहुत अच्छे आंकड़े कलेक्ट करता है। तो कल्याण सिंह जी ने भी मुझे उसमें एक चीज जोड़ दी कि विपक्ष के व्यक्ति से भी संबंध रखो और विपक्ष का भी जो उपेक्षित रहा उससे भी आप व्यूज लो आंकड़े में। तो मैं वो करके लाता था, फिर कल्याण सिंह जी उससे अपनी डायरी में नोट करते थे। और फिर एक दिन वो घंटों साथ में बैठते थे, एक एक सीट पर वो विचार करते थे।
और ये बात कल्याण सिंह जी ने माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी को भी कही थी। तो उन्होंने भी मुझे कई बार चुनाव समितियों में रखा, उसमें रखा। तो मेरा सौभाग्य रहा, मैंने संगठन में सीखा है, जो सीखता है वो जीतता है। जी। तो मुझको लगा कि जो भी पद मुझे मिले तो बगैर सोर्स और बगैर सिफारिश के आदरणीय कल्ला जी ने बगैर कहे मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। मैंने कहा आपने क्या करा, उनका नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, जी। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। तो बचपन में अगर आपको सीखने की भूख है जी। तो आप सब कुछ कर सकते हो। आज का कड़वा सच है, मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ। किसी को चाचा, किसी को ताऊ, किसी को पिता। मेरे पिता तो जो कह देते थे तो मेरे लिए वही ध्येय वाक्य होता था। जमाना बदला है ना अब। जी। तो अब तो क्या है ना, बात कड़वी है लेकिन सच है। पिता का घर पुत्र का होता है, जी। लेकिन पुत्र का घर पिता का नहीं होता। ये समाज बदल गया है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो जमाने में मैंने देखा पिताजी की आंख निकल जाए तो ताक दे तो डर जाते थे, वो सोचते थे यही करना है मुझे। आज तार्किक विषय बच्चों की क्यों आए हैं? संस्कृत का, सांस्कृतिक विरासत का क्षरण हुआ है। जी। मैंने किस्सा इसलिए सुनाया कि मैंने सीखा कलराज मिश्र जी से, राजनाथ सिंह जी से। राम प्रकाश गुप्ता जी को कभी आदर्श के रूप में देखा तो कभी श्रेष्ठ नेताओं की श्रेणी में मैंने पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी को देखा। कभी मधुरता का भाव और अपने दुश्मन को भी काम करो, अपने विरोधी का भी, ये बात मैंने किसी में देखी तो आदरणीय लालजी टंडन जी में देखी। आज राजनीति की शून्यता क्यों है? एक दल का दूसरे दल के बात करेगा तो शंका की दृष्टि से देखा जाता है। जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में राजनीति ने हमारी विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं खो दिया है। जी। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने आदरणीय अटल जी का देखा। मैं आपको बहुत दिलचस्प किस्सा बता रहा हूं कि अटल जी जब आते थे इतने साधारण लाप्लास के छोटे से कमरे में रहते थे। पूज्य अटल जी कई बार इस घर में आए हैं। मेरे पूज्य पिताजी को माननीय अटल जी का भी सानिध्य रहा और पूज्य दीनदयाल जी का भी सानिध्य रहा। वो लोग काफी दौर यहाँ पर उनका आना जाना रहा है। पिताजी ने तो कई बार पार्टी संगठन के लिए अपने मकान बेच दिए, ओके। अपने कारखाना चलता हुआ। एक बार तो मुझे याद है कि 50-60 से ऊपर कर्मचारी काम करते थे। चुनाव आया और हम लोग छोटे छोटे थे। आज भी मुझे अम्मा का रोना याद आता है। और कोई चुनाव था, मैं नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं। उनका मैसेज मिला कि चुनाव कठिन है। वो लेटर भी आया था, पत्र आया कि लगता है कि पैसे का प्रभाव चुनाव को भी प्रभावित करेगा। केदारनाथ जी, मेरे पिताजी का नाम था केदारनाथ जी, पादा जी बोलते थे। ओके। आगे आप समझो। अब उन्होंने आगे समझा ना समझा, उन्होंने उसी समय जो पैसे मिला, 47,000 रुपए मिले थे उनको, कारखाने को बेच दिया। ओके। और पूरा पैसा पंजाब नेशनल बैंक, हजरत बैंक की शाखा से ड्राफ्ट बनवा के जो हमारे वरिष्ठ नेता लड़ रहे थे उनको पूरा ड्राफ्ट दे आए। 3-4 दिन के बाद वो मकान मालिक ने कब्जा लिया। मेरी माँ को पता नहीं, और उसने जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको बाहर कर दिया। ओके। क्या अब ये मेरा हो गया? कैसे होगा? तो वो लोग उस बिल्डिंग से, जो हमारी कारखाना था कागज का, वहां से कर्मचारी लोग भागे भागे यहाँ आए। माताजी से कहा, माताजी वो तो कह रहा है कि मैंने खरीद लिया है। अब माताजी को लगा, अरे मकान बेच दिया। वो जानती थी कि पिताजी को चुनाव आएगा। 2 कारें उन्होंने दे रखी थी पार्टी संगठन को। जी। एक मुझे एम्बेसडर था। अटल जी भी चलते थे मेरे, वो आजकल म्यूजियम में जी। आपको यहाँ पर जो लखनऊ में दीनदयाल जी, अटल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का म्यूजियम है, उसमें वो कार रखी है। उनको दे दिया था गाड़ी पार्टी संगठन के लिए। ड्राइवर और ड्राइवर के साथ साथ वो जो पूरा पेट्रोल वो देते थे, और खुद चलते थे मोपेड लूना पे। ओके। तो हम लोग पता था कि पिताजी किसी सीमा तक पार्टी संगठन के लिए पद नहीं लेते थे, काम कर सकते हैं। तो हम लोग तो छोटे थे, नासमझ थे उस समय की बात, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरी माँ वो किस्सा कई बार मुझे बताती है कि तुम लोग छोटे थे, एकदम लिपट के। मेरी माँ चिल्ला कर रोई, अब क्या होगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से खाएंगे। सारे बच्चे, हम लोग कई भाई बहन सब साथ थे।
तो हम लोग अभी लिपट के अम्मा से रोने लगे। हम समझ नहीं रहे थे हुआ क्या है, क्योंकि माँ रो रही है तो सारे लोग रो रहे हैं। बाद में पिताजी आए, ढाढ़स बताया, भाई देखो हाथ पैर में पौरस है तो हम फिर कमाएंगे, लेकिन पार्टी के लोग अगर पूज्य अटल जी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर उनका चुनाव प्रभावित हो गया, बलरामपुर से लड़ रहे थे उस समय, हाँ। तो क्या होगा बताओ। उनका एक जिज्ञासा होती थी उनमें, एक जिसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति पुरुष थे, पौरुषवान पुरुष थे। फिर बिजनेस किया, 10 रुपए से बिजनेस शुरू किया था पिताजी ने। यहाँ पे मनसादीन शुक्ला इंटर कॉलेज है नखास में, उसके जो संस्थापक थे श्याम सुंदर शुक्ला जी, उनको पिताजी भैया बोलते थे। तो श्याम सुंदर शुक्ला जी से उन्होंने 10 रुपए उधार लिए और उससे कागज का बिजनेस शुरू किया। रानी लीला राम कुमार भार्गव के जो परिवार के लोग थे, उन्होंने उनका प्रेस था, उससे कागज दिया। लखनऊ पेपर मिल में उन्होंने कागज सप्लाई किया, मुनाफा कमाया और एक अच्छे बिजनेसमैन बने। लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी जब तक वो जिए तो श्याम सुंदर भैया को, जो श्याम सुंदर शुक्ला जी थे, उनको 10 रुपए का जो लोन लिया था वो 10 रुपए वापस नहीं किया, उसका वो इंटरेस्ट देते थे जी। और इतने साल तक इंटरेस्ट देते देते उस 10 रुपए के लोन का वो लाखों रुपए वो ब्याज के रूप में दे चुके थे। श्रद्धा थी, उमंग था, तरंग था, काम करने की प्रेरणा थी। एक उद्देश्य था कि जनसंघ आएगा, बीजेपी आएगा, राष्ट्र का प्रादुर्भाव होगा। और मेरे लिए नहीं है, ये तो सबके लिए ही ये भाव पिताजी से मैंने सीखा। तो मैं यही कह रहा था कि खराब दौर में अच्छा काम करने की प्रवृत्ति मिली और बहुत सारे लोगों के साथ काम करने को मिला। बट अटल जी ने खुद बोला था कि मैं खुद को आपके अंदर देखता हूँ। ये मेरा सौभाग्य था जी। ये आप बात जिसको मुझको लगता है आप जो कर रहे हो वो अंतिम शायद सभा थी, अगर मैं सच हूं तो। वो कपूरथला का किस्सा है, लखनऊ का। जी। और वो बुखार था अटल जी को, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी चुनाव सभा में आऊंगा। ओके। आदरणीय टंडन जी ने मुझे काफी कहा कि बेटा मत बुला। टंडन जी को भी मैं अपने चाचा और पिता के तुल्य मानता था। उनका दिनेश तू जीत जाएगा चुनाव, पहला चुनाव था ना, अटल जी को मना कर दे बेटा कि वो नाम है, उनके 103 से ऊपर 104 के आसपास बुखार है। शिव कुमार जी का मेरे पास आया, मैंने कहा कि वो ना है, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं मना करूंगा तो वो कहेंगे कि मैं क्यों मना कर रहा हूं उनके लिए, और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। अटल जी एकदम मर गए थे कि अगर दिनेश क्या कहता है ये पूछो। और फिर उन्होंने मेरे चुनाव सभा में वो आए, आकर उन्होंने जब से लोगों ने नारा लगाया देश का नेता कैसा हो, तो लोग बोलते अटल बिहारी जैसा हो। अटल जी के घुटनों में बहुत दर्द था, धीरे धीरे चढ़ रहे थे। मैं फटाक से चढ़ के पहुंच गया तो अटल जी ने वही अंतर दिखाते हुए पब्लिक से कहा, देखो तुम्हें धीरे धीरे चलने वाला आदमी चाहिए या दौड़ के तेजी से काम करने वाला इस वाला व्यक्ति चाहिए। अब पब्लिक एक ही चीज को, कनेक्टिविटी, अटल जी के भाषण के शब्दों को कनेक्ट करते थे। पब्लिक चिल्ला पड़ी हमको दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। फिर एक संध्या करके एक कार्यकर्ता थी, जोर से चिल्लाई देश का नेता कैसा हो, तो लोग बोले अटल बिहारी जैसा हो। अटल बिहारी जैसा क्या अच्छा लगा आपको? तो अभी संवाद है, कार्यकर्ता और नेता का संवाद है। तो वो अटल जी को सुनने के लिए कम्युनिस्ट भी आते थे और मुस्लिम भी आते थे, सभी जाति धर्म के लोग, अटल जी के पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी आते थे। अटल जी ने कहा कि क्यों अच्छा लग रहा हूं? तो वो शांति देवी जो थी वो बोले अटल जी आज आपने कुर्ता अच्छा पहन लिया है। अब अटल जी ने बात पकड़ ली, बोले अच्छा आपको मेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है। और नीचे उस दिन धोती नहीं पहने थे, पैजामा पहने थे, क्योंकि उनको कुछ दर्द महसूस हो रहा था। तो अटल जी ने कहा अच्छा मान लो मैं कुर्ता पहने हूं, पैजामा ना पहनूं तो मैंने चला रहे अटल जी ऐसा मत करना, बहुत ही खराब लगेगा, बहुत ही खराब लगेगा। तो अटल जी ने कहा बस यही कहने के लिए आया हूं, ये ऊपर का कुर्ता यानी लोकसभा आपने मुझे दे दी लखनऊ वालों ने, अब ये नीचे का पैजामा नगर निगम ये मेरा डॉक्टर दिनेश शर्मा है। ओके। जिसको मैं अपने आप में देखता हूं। जी। इतना कहा, जनता जैसे पागल हो गई और दिनेश अटल जी के साथ साथ वो दिनेश शर्मा जिंदाबाद लगाने लगी। मैं समझा एक सेकंड में कोई व्यक्ति किसको कहां पहुंचा देता है,
किसी से सीखना हो तो वो नाम हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं कभी मानता ही नहीं कि वो कभी चुनाव लड़ते थे, वो लोगों से कनेक्ट करते थे। कनेक्ट क्या, उनको विपक्षी भी मानते थे। जी। मैं एक किस्सा छोटा सा बता रहा हूँ कि हम लोग जब आते थे अटल जी, तो यहाँ पुरुषोत्तम भार्गव जी हुआ करते थे, उनके बेटे प्रदीप भार्गव की कार जाती थी, या शिव कुमार जी के लालजी टंडन जी की फीएड चला जाती थी। अधिकांश समय मेरी एम्बेसडर गाड़ी US 77-93 जी। यही जाती थी। कोई ड्राइवर लेके चला जाता, उस दिन ड्राइवर नहीं आया था। इत्तेफाक की बात, भगवती शुक्ला जी का फोन आया कि डॉक्टर, तो तुम्हारे अटल जी आ रहे हैं, हम्म। और तुम्हारे पिता से मैंने नहीं पूछा है, वो कहें ड्राइवर नहीं आया, तो तुम ड्राइवर बनो जी। और गाड़ी लेके पहुंचना जरूरी है। हम्म। हम लोग 3-4-5 लोग ऐसे अटल जी के उसमें शुरुआती दौर में हम लोग पहुंचते थे। तो मैं पहुंचा, उसमें ड्राइवर भी मैं ही था गाड़ी का। हम्म। इतने में अब हवाई अड्डा छोटा हुआ करता था, तो हम लोग वेटिंग रूम प्रतीक्षा किया। अटल जी आ गए। ये कब की बात है सर? अब ये अटल जी का चुनाव, मैं यूथ का अध्यक्ष था। ओके। मुझको लगता है कि 92, 93, 94 ऐसे ही रहा होगा। अब वहां पे जब अटल जी फ्रेश हुए लॉन्च में, हम्म। तो बाहर देखा और बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। तो मुझे, ये लोग किसके लिए आए? मैंने कहा पता नहीं, कोई नेता आने वाला है। तो उनका पूछो कौन आने वाला है। तो उन्होंने पूछा कि कौन आने वाला है, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। ओके। तो अटल जी ने कहा रुक जाओ सब लोग, हम्म। मैं लखनऊ का सांसद हूं, चंद्रशेखर जी मेरे शहर में आ रहे हैं, तो मैं उनको रिसीव करूंगा। अब देखो महानता देखिए जी। एक नेता की। और अटल जी रुक गए। कुछ देर बाद ही वो विमान आ गया चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी उतर कर आ रहे हैं, कार्यकर्ता चंद्रशेखर जी की उनको माला लेकर जा रहे हैं। हम लोग दूर पर खड़े हैं। हम्म। शिव कुमार जी थे, घटाटे जी भी थे, अटल जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे, हम्म। वकील थे। तब तक चंद्रशेखर जी ने दूर से देखा, जोर से चिल्लाए गुरुदेव गुरुदेव। अटल जी, चंद्रशेखर जी, अब अटल जी का यूं हाथ फैला, चंद्रशेखर जी का यूं हाथ फैला, दोनों के हाथ एक दूसरे के गले में गए और गले में जाकर लिपट गए जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिले हों। जी। चंद्रशेखर ने कहा गुरुदेव आप कैसे? अटल जी ने कहा चंद्रशेखर जी आप कैसे? उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी, नहीं, मेरे बलिया का एक कार्यकर्ता है, उसकी शादी लखनऊ में है, इसलिए आया हूं। तो अटल जी बोले तो लखनऊ में है तो फिर मेरा मतदाता हुआ जहां शादी है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा अटल जी आप क्यों आए हो? तो मेरे भी एक कार्यकर्ता की शादी लखनऊ में, इसलिए आया हूं। हम्म। तो बोले ठीक है, आपसे बात करनी थी, कैसे बात होगी? तो अटल जी ने कहा एक उपाय है, या तो आप मेरी गाड़ी में बैठो या तो मैं आपकी गाड़ी में बैठूं, हम्म। और पहले मैं आपके जिस कार्यकर्ता की शादी बलिया वाले की है वहां उसके जाऊंगा। वहां चलूंगा, फिर आप मेरे साथ मेरे वाले कार्यकर्ता के वहां चलो। अब दो विरोधी दल के लोग एक दूसरे के कार्यकर्ता के घर में जा रहे हैं। हम्म। ये बड़प्पन है जिसको आज की नेताओं की पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। अब तो ऐसा कहीं दिखता ही नहीं है। अब अगर अब ऐसा कहीं हो जाए तो लोग कहेंगे कि ये दल बदल की पार्टी चल रही है। नहीं, ऐसा होता है कि आदरणीय कल्याण सिंह जी विपक्ष के तमाम काम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पॉलिटिकल करियर थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी आप काफ़ी करीब थे उनके। और आज के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों के पॉलिटिकल करियर को आप कैसे देखते हैं? इसमें कुछ मेजर डिफरेंस भी आपको नज़र आता है? देखिए, अटल जी में संघ की छाप थी। जी। दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह एक विजन क्लियर था, ओके। एक जिनमें एक आकर्षण था, एक विजन अलग प्रकार का था, और सबको मिलाकर चलते थे। मोदी जी में अटल जी के सारे गुण हैं, जी। और उनमें दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद भी कूट कूट कर भरा पड़ा है। मैं आदरणीय मोदी जी के साथ में संगठन में भी काम किया हूं। जी। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के सबसे बड़ा गुण है, आज की नहीं बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन सोचने के साथ आज अच्छा कैसे करें, और वो किसी भी चीज में हार नहीं मानते। कोई भी चुनौती आ जाती है तो चुनौती को अवसर में कैसे बदले। अगर विपक्ष ने अटैक किया है कोई, तो अटैक का
जवाब तार्किक तरीके से कैसे देना है मुझे अपने कार्यकर्ताओं को कभी नीचे नहीं होने देना है। जी। दृढ़ इच्छा संकल्पीय नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी नहीं है। वो जो निर्णय लेते हैं वो कर दिखाते हैं। अपोजिशन की बात हो रही है सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपोजिशन हमेशा सम्मान करता था, बट अगर आप आज के अपोजिशन को देखेंगे तो वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमेशा हमलावर रहता है। विपक्ष ने अपना स्वभाव बदल दिया है। प्रधानमंत्री जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबसे परामर्श का दृष्टि रखी है। इन नेताओं से मैं तो राज्यसभा में जब रहता हूं तो अलग अलग लॉबी में हम लोग बैठते हैं, विपक्ष के लोग साथ भी बैठते हैं। तो विपक्ष के लोग मोदी जी के मुरीद हुए दिखाई पड़ते हैं, उनकी तारीफ करते हुए दिखते ऑफ द रिकॉर्ड। और जब वही सीट पे पहुंचते हैं तो उछल उछल कर अच्छी चीज का भी इस प्रकार से विरोध करते हैं जैसे नकारात्मक दृष्टिकोण आज उनका हथियार बन गया है। अब हथियार क्यों बन गया है? अब बंगाल का विषय लो आप जी। महिला विधेयक था, मैं डायस पे था, मतलब वाइस चेयरपर्सन के नाते पीठासीन अधिकारी के रूप में संचालन करा। इस तरीके से समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, कांग्रेस जैसे लग रहा था कि महिलाओं के दुश्मन के तौर पर आ गए जी। और मोदी जी को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप जो चाहते हो वो संशोधन करने को तैयार हो, लेकिन महिलाओं को 2029 से आरक्षण 1/3 मिलना ही चाहिए लोकसभा, राज्य और विधानसभा के चुनावों में। प्रस्ताव लाए। अब विपक्ष जो है 30 सालों से महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना तो नहीं दिया, आधी आबादी है महिला की, लेकिन प्रधानमंत्री जी अडिग रहे। उन्होंने यही कहा कि कोशिश दमदार होनी चाहिए। महिला विधेयक के संदर्भ में उन्होंने भाषण में कहा कि कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं जी। आप सब ने महिलाओं का अपमान किया है, याद रखना ये जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है ये महिला आपको दंड देगी। प्रधानमंत्री जी का भाषण लग रहा था भविष्यवक्ता के रूप में बोल रहे, और हुआ वही। आप देखो इनको अभिशाप लग गया। जो कहते थे स्टालिन और उदयनिधि डीएमके के सनातन को भगा के मानेंगे, जनता ने उन्हीं को भगा दिया। जो कहते थे महिला आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, डीएमके चला गया। जो महिला आरक्षण के लिए सीटों पे खड़े हो के तृणमूल कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, बंगाल की महिलाओं ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जी। और प्रधानमंत्री का वो वाक्य सही साबित हुआ कि ये जो वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं जी। आप जो जिनके बल पर चुनकर आए थे वो उन्होंने आपको दंड दिया, और बंगाल में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई, आसाम में 2/3 बहुमत से बीजेपी आई। आप देखो जो डीएमके जो विरोध करती थी उसका भी समूल रूप से उसका सुपड़ा साफ हो गया। तो वो जो है जो भी लोकतांत्रिक परंपराओं का विरोध करेगा तो निश्चित रूप में उसका वो होगा। इतनी तेजी से चल रहे थे, लग रहा था तृणमूल तो इतनी तेजी से चल रही थी चुनाव में। आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेता और राहुल जी तो कहते नहीं थक रहे थे कि बीजेपी गई। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 4 मई दीदी गई जी। दीदी गई तो पता चला इतनी तेजी से भाग रही थी तृणमूल कांग्रेस, लग रहा था कि दौड़ते दौड़ते वो बांग्लादेश में ही घुस जाएगी जी। और वो बंगाल को बांग्लादेश बना के मानेगी। नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सुकून से रहे, मिलकर रहे, देश की तरक्की में आगे जाए, ये आज की आवश्यकता है। लेकिन आप म्यांमार से घुसपैठिया ले आओ, आप बांग्लादेश से घुसपैठिया ले आओ, आप ये पाकिस्तानी आकर हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करने लगे, नहीं बर्दाश्त होगा। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये पतन का कारण है विपक्ष के, और राष्ट्रवाद आज की आवश्यकता है। दीदी कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे दीदी आप इस्तीफा नहीं देंगी, आप 56 इंची कह के प्रधानमंत्री जी को कर रही थी। दीदी देखो 23 तारीख को पहला चरण चला, 29 तारीख को दूसरा चरण चला, दोनों को जोड़ो कितना हुआ? 52 हुआ।
और 4 तारीख को रिजल्ट आ गया, जोड़ो तो 56 हो गया। 56 इंची को चुनौती मत दो, 56 इंची की शक्ति पर संशय मत करो। दीदी आप भी और विपक्ष दीदी के समर्थन करने वाले जो भैया लोग हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए कि अब ये वो समय नहीं। अब जनता का अगर आपने अवहेलना करा ना, तो जनता का अवहेलना का दंड आपको मिलना निश्चित है। बिहार इलेक्शन, फिर हरियाणा इलेक्शन, दोनों जीती बीजेपी। 2024 में थोड़ा सा सेटबैक लगा, उसके बाद दोनों इलेक्शन उन्होंने जीता। अब आगे यूपी का इलेक्शन है, इसमें दो मुद्दे हैं। 2024 में यूपी का में बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था वो 50% से कम होकर के 42% पे आ गया था, जिसका नतीजा दिखा लोकसभा इलेक्शन में। आपको क्या लगता है कि इन सारे इलेक्शंस जीतने के बाद यूपी में बीजेपी फिर से कमबैक कर जाएगी, या फिर उसको अपनी रणनीति में कुछ चेंज करने की जरूरत है? एक किस्सा याद आता है। आप जीतने की बात कर रहे हो ना, जी तो मुझे एक चीज कहना पड़ता है। जीत तो लूं मैं जीवन का हर एक महाभारत, जी बस जीवन में एक सारथी केशव जैसा चाहिए। जी बीजेपी के पास केशव जैसा सारथी प्रधानमंत्री हैं। जी प्रधानमंत्री जी के पास में अर्जुन जैसे महारथी वो अमित शाह जी हैं। उनमें विद्वत और समझदार ऐसे युधिष्ठिर ऐसे राजनाथ सिंह हैं। उनके पास बाहुबली या यूं कहें शक्ति संवर्धन और दृढ़ इच्छा संकल्पीय नेतृत्वकर्ता के रूप में हर रणनीति को सक्षम बनाने वाला योग्य मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। जी इसलिए कमबैक की बात मत करो। बैक तो बीजेपी कभी हुई नहीं है, वो फ्रंट पे रही है। बैक वो दूसरे दलों को करा देती है। कोई दल नहीं है, सपा बसपा माकपा बाकपा आप पाप, ये दल नहीं, ये परिवारों के लोग हैं। ये दलों के दलदल हैं, झंडे अलग हैं, इनकी नीति रीत सिद्धांत सब एक हैं। बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, योगी हटाओ, ना ये मोदी हटेंगे ना ये योगी हटेंगे। इस देश पर परचम तब तक रहेगा जब तक इस राष्ट्रवादी नीतियां पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाती। अगर हम देखते हैं तो इंडिया गठबंधन जो 2024 में बना वो हर राज्य में टूटते हुए दिखाई दे रहा है। ये गठबंधन था क्या? ये खड़बंधन था। ये चुनाव तक आते थे और एकाएक एक होने का ये नाटक करते हैं, और जैसे ही हारते हैं तैसे अपनी अपनी जिंदाबाद करके फिर अगले मंतव्यों के लिए लग जाते हैं। यूपी इलेक्शन में पॉसिबल है सर कि दोनों का गठबंधन कायम अब रह देखो जाएगा? क्या है, ये नए नए दल आ गए हैं। कभी कभी होता था ना कि बीजेपी एक ऑर्गेनाइज संगठन है, बीजेपी एक आत्मसंयमी संगठन है, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टियों का अनुशासित कार्यकर्ताओं का समूह है, जिसे आदर्शवादी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा अनुशासित संगठन का मार्गदर्शन मिलता है। ये दल जो नए नए आ रहे हैं और आकर अपने आप को बड़ा सोचते हैं। एक बार क्या हुआ ना कि बरसात में 100 दिन के अंदर एक बेल जो थी, विश्व बेल जिसको बोलते हैं, वो 100 साल के पीपल के पेड़ से ऊंची लंबी हो गई और उनसे बड़ी हो गई। तो उसने पेड़ से लड़कारते हुए कहा, अरे पीपल देख, मैं 100 दिन की हूं, तू 100 साल का है और मैं तुझसे ऊपर हो गई। तो उसने कहा, पीपल ने, ये बात सही है कि तू 100 दिन में मुझसे ऊंची हो गई, लेकिन ये भी सही है मैं 100 साल का हूं, तेरी इसी 100 बेलें मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, आई और चली गई। ये दल आएंगे चले जाएंगे। ये बात आप आम आदमी पार्टी के लिए तो नहीं कह रहे हैं सर? ना, अब देखो मैं क्या होता है, मैं जो दल आते हैं चले जाते हैं, जो खानदानी रईस हैं वो अपना नर्म मिजाज रखते हैं जैसे जी। बीजेपी रखती है। कुछ लोग का लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जी जो दौलत नई नहीं है तो लूट भी जाएगी जल्दी से। दूसरा मोदी नहीं हो सकता, मोदी मैजिक को कोई छू नहीं सकता, योगी जी का प्रताप से कोई बच नहीं सकता। ये संगठन है, ये व्यक्तियों का और परिवारों का समूह बीजेपी नहीं है। बीजेपी एक व्यक्ति पर चलने वाली पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं के आधार पर सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक विचारधारा वाली पार्टी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है
भाजपा को मुकाबला करके पछाड़ देंगे, कभी थोड़ा सा आगे आ गए तो कई बार पराजित हो चुके हैं सब लोग। कोई बीजेपी से आगे नहीं हो सकता। जो आत्मविश्वास है ना, वो सफलता की पहली सीढ़ी है। और प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वास कभी डिगा नहीं है। ये मैंने फिर से दोहराऊंगा, ये चुनौतियों में अवसर की तलाश कर लेते हैं, इसलिए अपराजित लोगों में से हैं। और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ इनकी, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। ये जो दुश्मन तो नहीं कहूँगा, जो विपक्षी सोच के लोग हैं, ये मोदी जी के कायल हैं, सामने नहीं है। पीठ पीछे इनसे पूछो तो ये बताएंगे। इन्हीं के लोग कहेंगे कि इन्होंने इतना किया, ये इतनी मेहनत करते हैं, हमारा नेता मेहनत नहीं करता। लेकिन जब अकेले पूछोगे तो ये अपनी कामयाबी के ढोल पीटते दिखाई पड़ेंगे। ये कामयाबी का ढोल समय से पहले न पीटे। मैं विपक्ष को सलाह देता हूं, आपके शुभचिंतक दुआ कम और नजर आप पर ज्यादा रखते हैं जी। आप पर नजर है कि आपने किया कुछ नहीं है, और आप ढोल पीट रहे हैं कामयाबी का। बाहें समेटते थे, अब तो हाफ शर्ट पहनने लगे। चुनाव चल रहा है और विदेश की यात्रा कर रहे हैं एक नेता। उसे जीत नहीं होती, जनता के प्रति समर्पित भाव हो और उसके लिए कार्य करो, तभी जीत होती है। अच्छा, तो अगर पॉलिटिकल अलायंस की बात करें तो 2024 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोट बैंक तो बीजेपी का यूपी में कम हुआ था। क्या बीजेपी अपने कुछ अलायंस को भी चेंज करेगी यूपी इलेक्शन के लिए, या अपने पुराने अलायंस के साथ ही इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी? एक बहुत अच्छा सहयोगी है जी। और वो अपने सहयोगी दलों को पूरा सम्मान भी देता है और उनके साथ तक लंबे समय तक उसके रिश्ते रहे हैं। जी। वो कभी किसी के साथ दगा नहीं करता। तो इसलिए जो हमारा है वो हमारा रहेगा। आसाम में हम 2/3 बहुमत से जीते हैं, जी। लेकिन आप हेमंता जी का बयान सुनिए। उनका कि हमारे पुराने जो घटक दल थे उनको हम पूरा सम्मान उसी तरीके से देंगे जिससे पहले दिया। जी। अब सर यहीं पे हम बात करते हैं थोड़ा सा बिहार के बारे में। बिहार के चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिए गए। सम्राट चौधरी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, नीतीश कुमार जी को मतलब राज्यसभा भेज दिया गया। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुराने नेता हैं उनको बीजेपी राज्यसभा भेज करके साइडलाइन कर रही है? अरे अगर आप मेरे बारे में कह रहे हो तो भैया ऐसा नहीं है। राज्यसभा साइडलाइन नहीं होता। या आप नीतीश जी के बारे में कह रहे हो तो साइडलाइन नहीं होता। आप में पौरुष हो, क्षमता हो, पार्टी आपका अलग अलग तरीके से प्रयोग करती है और अलग अलग आपकी क्षमताओं का वो विश्लेषण करती है। जी। इसलिए इसको कभी आपको कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी नाराजगियां मिलेंगी। राजनीतिक दलों का स्वभाव होता है। लेकिन कहीं मिलेंगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेंगी दुआ तो कहीं भावनाओं में से दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने कर्तव्य पथ पे, जैसा मेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। तो आप जैसा करोगे ना वैसे ही आपको सम्मान मिलेगा। आप घर में बैठ जाओ नाराज होकर। मैं नहीं, जिस दिन उप मुख्यमंत्री बना तमाम लोग ऐसे थे, नहीं हुए। बहुत से लोग घर बैठ के, उनको कोई आज जानता नहीं है। मैं दूसरे दिन से संभवतः 25 तारीख थी, मैं 26 तारीख से अपने दौरे करने लगा। एक दिन में पहले अगर 2 कार्यक्रम 3 करता था, अब मैं 5 कार्यक्रम करता हूँ। पहले अगर 300 आदमी आता तो आज 150 से 2000 आदमी मिलने आता है। मैं प्रतिदिन कहीं ना कहीं पूरे देश का मैंने भ्रमण किया। मैंने कहा ना, जैसा भाव होगा वैसा प्रभाव होगा। इसलिए ना दुराव में ना अलगाव में, केवल विश्वास संभाव में सब मेरे हैं। मेरा कोई विरोधी नहीं है। संसद में उन युवाओं को बैठने का मौका मिला, उसमें आप चीफ गेस्ट थे। वो कार्यक्रम क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने उन लोगों से कहा जी। कि एक तो युवाओं को, भारत जो है 65% आबादी वाला देश युवाओं की है। जी। और दुनिया का सबसे युवा देश है भारत। जी, नो डाउट। हालांकि अब ये बहुत दिन रह पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी मैंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन उठाया था कि जो TFR, जो प्रजनन दर है, वो 2.9 होनी चाहिए, जिससे आज से 10 साल बाद भी हमारी आबादी 140 करोड़ से नीचे ना हो। जी। अब वो हिंदू की जनसंख्या जो है 1.9 हो गई है। ओके। मुस्लिम आबादी 65 साल में, हिंदू आबादी 8% गिरी है। मुस्लिम आबादी
43% बढ़ी है। जी मैं हिंदू और मुस्लिम से तुलना नहीं कर रहा हूँ। मुसलमान बंधुओं में भी आबादी का रेशियो कम हुआ है पहले से। पहले ज्यादा था तो अब कम हुआ, उनमें भी हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदू आबादी जो गिर रही है वो एक चिंताजनक पहलू है। इससे डेमोग्राफिक चेंज तो एक चिंता हो सकती है, लेकिन एक सांस्कृतिक विरासत की समाप्ति की संभावनाएं बढ़ती हैं। एक रिश्तों का अभाव दिखता है। फूफा खत्म, चाचा खत्म, ताऊ जी खत्म, मौसी खत्म, मामा खत्म। ये जो एक एकाग्र भाव है, वन चाइल्ड सिस्टम पर हम पहुंच रहे हैं। तो सबसे बड़ा हिंदू के लिए भी खतरा, मुस्लिम के लिए भी खतरा, ये पूरे देश के लिए खतरा जो सबसे बड़ा मुझे दिखता है जी कि कुछ सालों के बाद जापान और चीन की तरह भारत भी बूढ़ा देश हो जाएगा, जो आज नौजवानों का देश है। इसलिए हमें इस चिंता की तरफ मैंने दिखाया था कि इस पर चिंता करनी चाहिए। ओके और अब युवाओं से मैंने कहा, अगर आप कामयाब होते हैं, अहंकार नहीं, हो जाऊं कामयाब तो साथ चलना तुम भी। जी अगर वो अपने में दृढ़ता लाएं, हम तकलीफों में किसी को शामिल नहीं करते। ये युवाओं को मैंने कहा कि अगर आप संकट में हो तो भी दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति रहो। और आप जो है, ये नहीं कि हम कामयाब के साथ ही चलें। अरे जो मजलूम है, जो परेशान है, उसके साथ भी चलना सीखो, क्योंकि ये उम्र साथ नहीं है, समय है, और उम्र है ना, कब ढल जाए पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूं, तमन्ना एक कुछ यूं भी अधूरी रही। पहले उम्र नहीं थी, अब उम्र नहीं रही। ये बुजुर्गों में मैंने कई बार देखा है कि वो जब सोचते हैं कि मुझे ये करना है, तब तक पता चलता है कि उनकी शक्ति चली गई। इसलिए जो वर्तमान है, जो कर सको उसी समय करने की कोशिश करो। आपका वर्तमान जो अच्छा है, तो आपका भविष्य को कोई भी खराब कर नहीं सकता। आपका भविष्य निश्चित रूप में अच्छा होगा। इसलिए मैंने युवाओं को युवा संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो पूरे देश में जाने के लिए 3 युवाओं का चयन होना था, विधायकों की जगह हमारे युवा बैठकर जब बहस कर रहे थे, आश्चर्यचकित था मैं कि इतना अच्छा हमारा युवा बोल रहा है। भारत का भविष्य उज्जवल है, और वो सब जाति और संप्रदाय से ऊपर हटके, ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना दलित, ना हिंदू, ना मुसलमान, वो एकाग्रचित होकर हिंदुस्तानी होकर जब अपना भाषण दे रहा था, तो मुझे लग रहा था कि भारत का भविष्य उज्जवल है। उसने कहा कि आप मुझे मुझसे कहा कि आप चीफ गेस्ट नाते एक क्या टिप्स देना चाहेंगे। तो मैंने कहा, एक ही चीज याद रखना, आलस्य और सफलता कभी मित्र नहीं बन सकते। इसलिए आलस को त्याग कर सफलता की तरफ दृढ़ इच्छाई भावना से एकाग्रचित होकर लक्ष्य को बनाकर उसके पीछे दौड़ना होगा। अब्दुल कलाम साहब कहते थे, आगे बड़ा होने का सपना देखो, बहुत बड़ा होने का सपना देखो, और जब तक सपना न पूरा ना हो जाए उसके पीछे दौड़ते रहो। जी तो ये युवाओं को मैं कहूँगा कि भारत का भविष्य निश्चित रूप में बहुत उज्जवल है। और अब मैंने अपने युवाओं को यही कहा है कि दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर कमानी होगी। आपको दूसरे के दम पर मैं इतने बड़े आदमी का बेटा था, मैं हो जाऊंगा, नहीं। अब तो आप क्या हो, आपके अनुसार आपकी अगर क्षमता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। सर, अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो बीजेपी की आइडियोलॉजी और आरएसएस की आइडियोलॉजी में आपको डिफरेंस नज़र आता है? क्योंकि आप आरएसएस के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए आप हैं। बीजेपी को अलग कैसे करके बोल रहे हो? बीजेपी अगर आरएसएस पिता है तो जी बीजेपी उसका पुत्र है। ओके अगर आरएसएस एक पेड़ है तो बीजेपी उसकी शाखा है। ओके बीजेपी उसके पैरेलल नहीं हो सकती। बीजेपी की विचारधारा दूसरी नहीं हो सकती। बीजेपी अपने परिवार का, जैसे एक पिता अपने पुत्रों का संरक्षण करता है, वैसे ही आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विभिन्न अनुसांगिक शाखाएं हैं, जो जिनमें विद्या भारती है शिक्षक के लिए, शिक्षण के लिए, भारतीय शिक्षण संस्थान है टीचर्स के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, सेवा भारती है समाज में काम करने के लिए, हिंदू जागरण मंच है सांस्कृतिक विरासत के जागरण के लिए, और उसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है राजनीतिक मंतव्यों में एकाग्रता के साथ एकात्म मानववाद के स्वरूप को लेकर चलने के लिए। तो इसको आप अलग नहीं देख सकते। विचारधारा का प्रवाह संघ से होकर विभिन्न अनुसांगिक संगठनों की शाखाओं से होता हुआ वो भाजपा में प्रवेश करता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए चैतन्य भाव से लगकर
बगैर पद की लालसा के उसे आगे बढ़ाता है। सबका साथ सबका विकास और हिंदू राष्ट्र दोनों एक साथ पॉसिबल है? अब हिंदू राष्ट्र का मतलब आपने क्या समझा है? हिंदू कभी भी भोजन करता है ना, तो कहेगा कि प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी जी। हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, यानी जीव जंतु में भी संभावना हो। कहता है मानव का कल्याण हो। मानव कौन? मानव इस देश का भी, मानव अमेरिका का भी, चीन का भी, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसका भी। मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह जो जागरण करता है वो हिंदू है। इसलिए हिंदू को आप ना तो सांप्रदायिक कह सकते हो, ना किसी दूसरे धर्म का विरोधी कह सकते हो। हिंदू सिजदा करते हुए आपको मजारों पर भी दिखाई पड़ जाता है। मुस्लिम बंधुओं को वो पानी पिलाता हुआ, ईद में भी खुशियां मनाता हुआ, मेलों में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। वो कभी किसी का विरोधी नहीं हो सकता। सर, विपक्ष हमेशा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। यहीं पे अगर हम आपको देखते हैं तो अभी आप हाल ही में लखनऊ में हज की यात्रा के लिए आपने हरी झंडी दिखाई। मैं तो बगल में ही ईदगाह है, मैं तो 98 से वहां पर अतिथि के रूप में ही रहता हूँ। मौलाना साहब बुलाते, मैं जाता हूँ, जब तक तकरीर नहीं होती मेरी वो आने नहीं देते। सियाओं का कभी उसमें सिया धर्मगुरु में ही बोलते थे। जो मुहर्रम में मातम होता है उसमें भी मेरी तकरीर हुई है। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ। हिंदू रीति रिवाज को, संस्कार और संस्कारित व्यवस्था को, पूजा पद्धति को मैं मानता हूं। लेकिन जो हिंदू का संस्कार है, किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं, उसका मैं अनुपालन करता हूं। जी। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें भेदभाव नहीं। ये भारत की विरासत है और अब यही एक जुनून खो गया है। लोग का आत्मविश्वास अलग हो गया है। वो धर्मों में बंटने लगे हैं, वो जाति में बदले लगे हैं। मैं तो उनको कहता हूं हमेशा कि आदमी जो है ये सत्ता के नशे में। पता चलता है कि ममता जी कहती है मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दूंगा। जी। कुछ लोग हमारे वहां हैं कि जो मुख्यमंत्री हुए कई साल हो, लेकिन आज भी अपने को मुख्यमंत्री के तौर पे उनके मन में कहीं ना कहीं भाव होगा। ओके। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो आत्मविश्वास है वो नशे की तरह नहीं होना चाहिए। कमाल है नशे में आदमी ज्यादा आत्मविश्वासी होता है, यानी नशे में होता है तो ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। और ज्यादा आत्मविश्वासी आदमी भी नशे में होता है। ओके। जैसे ममता जी को ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई, उनको नशा था कि मैं ही मुख्यमंत्री जिंदगी भर रहूंगी। कमाल है नशे में आदमी ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। आप ज्यादा आत्मविश्वासी थे कि मैं ही जीत लूंगी, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए आप कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, ये आपका नशा है और ये नशा आपको भटकाव की तरफ ले जाएगा। इसलिए बीजेपी भटकाव में, टकराव में नहीं, सद्भाव में विश्वास रखती है, लेकिन झुकाव में नहीं रखती। यूजीसी एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में ऐसा देखने को मिला कि आपका पक्ष उस पर क्लियर नहीं दिखा। नहीं, क्यों नहीं क्लियर है? बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैंने हमेशा कहा है। और हमारे नेताओं ने भी यही कहा। माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके। एक साथ पढ़ते हो आप, इसमें अगला पिछड़ा कहां से आ गया? इस प्रकार के कानून कहीं भी वो नहीं होता। अब उसको अब वो लागू एक तरीके का कहो आप तो आज के समय उसकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं है, ना कोई लागू है। और इस प्रकार के कानून मैंने कई जगह पे कहा है, लेकिन ये नहीं मैं चिल्लाता घूमूं। जी। अगर कोई संघ को कोई चीजें अगर आप कहो तो अपर कास्ट के लिए भी 10% का जो EWS है, बीजेपी की सरकार में ही आया। आरक्षण का रक्षण करने का काम अनुसूचित जाति और उसके लिए बीजेपी की सरकार नहीं किया है। अटल जी के समय भी आरक्षण में प्रमोशन आया है ना। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो वो अगड़े के लिए भी है, पिछड़े के लिए, अनुसूचित के लिए, ये कोई अलग अलग नहीं है। इनमें अलग अलग भेद नहीं होना चाहिए और कोई भी कानून किसी को भी उत्पीड़ित करने के लिए नहीं बनना चाहिए। जी। ये बात सबका रही और हमारे शिक्षा मंत्री का बयान बहुत स्पष्ट है। लेकिन आप क्या करेंगे कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करके किसी, हम संवाद की स्थिति में हैं, हम संवाद करते हैं। संवाद करके जहां बात रखनी थी बात रखी है और बात को लोगों ने माना भी है कि आज जो माननीय न्यायालय में दी गई, सरकार ने अपना कोई विपरीत पक्ष नहीं रखा है सरकार ने न्यायालय के सामने। सही बात है। अब ये
कभी संभव नहीं कि इस प्रकार की कोई कानून जो है किसी का कोई भी कानून किसी के भी समय किसी भी जात के समय संदर्भ में किसी भी संप्रदाय के संबंध में किसी भी विशेष के संबंध में कोई अलग से कानून बीजेपी के सरकार में तो ऐसा नहीं बन सकता हमारे प्रधानमंत्री जी के रहते हुए कि वो सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास पर विश्वास रखते हैं। इसलिए इस प्रकार का ये जो वो लोग उड़ाते हैं ना, किसी को डाउन करना हो, तो अभी कार्यक्रम था, कार्यक्रम में मैं गया था जी। इतनी सबने ताली बजाई पूरी, कहीं कुछ नहीं था। एक व्यक्ति केवल खड़ा हुआ जो मैनिपुलेटेड था मीडिया को करने के लिए। जब भाषण करके मैं, क्योंकि मुझे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जाना था जी। और मेरी बाहर जाने के लिए मुझे कार्यक्रम पहले से तय था, तो आयोजक से मेरी बात हुई थी कि मैं 10-15 मिनट के लिए आऊंगा और पहले ही बुलवा दीजिए, बोल के चला जाऊंगा। जी। मैं बोल रहा था, लोगों ने खूब मुझे पसंद किया। अब वीडियो मैंने पोस्ट किया है। जब मैं चलने वाला था तब तक एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि आपका क्या विचार है। एक स्ट्रिंगर उनको जाके वो कहने लगा, तब तक आयोजक ने कहा भाई यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, इस प्रकार की मत करो। स्ट्रिंगर से बोला, उनका माइक किसी कारण से वो उस व्यक्ति के कारण से गिर गया। वो आपस में संवाद करने लगे, तब तक वो दिखा दिया दूसरे दिन प्लांटेड न्यूज जी कि उनका दिनेश शर्मा का विरोध किया गया, ये किया गया। अरे भाई, मुझे क्या सर्टिफिकेट देना है कि मैं कौन हूं? सही बात है। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे गर्व है। मैं ब्राह्मणत्व का अध्ययन करता हूं, ये मेरा स्वभाव है। मैं एक ऐसे पिता का पुत्र, ऐसे बाबा का पोता हूं, एक ऐसे भाई का छोटा भाई हूं जो आज भी पंडिताई करते हैं, पुरोहिती करते हैं, और जो आज भी पूजा पाठ और जो इसको कहते हैं कि भारत की संस्कृति के प्रतिपादन के अग्रज बनकर काम कर रहे हैं, उनके परिवार से हूं। और सुबह मैं भी पूजा पाठ से और अपने उससे कर्तव्यों से आगे चलता हूं। ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन अध्यापन है। दूसरों का वो क्या चाहता है, देवी देवताओं का सम्मान चाहता है। बीजेपी क्या कर रही है? राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, काशी कॉरिडोर का हुआ, मथुरा का विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हुआ है? ये सम्मान नहीं है। ब्राह्मण ये चाहता है उसके देवी देवताओं का अपमान ना हो। जिसने अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तत्काल दंड हुआ। जी। चाहता क्या है कि गौ माता का सम्मान हो। अभी भी देखिए, आप हमसे वार्ता कर रहे हैं, गौ माता का काटने का आरोपी तस्कर को कल ही पुलिस ने उनको काउंटर करके पकड़ा है। जी। पैर में उसकी गोली लगी, लेकिन पकड़ा है। तो नहीं है। गौ रक्षा के लिए जगह जगह गांव गांव में गौशालाओं का निर्माण हो रहा, पंचायत सरकार पैसा दे रही, पहले देते थी कोई क्या? तो ये कार्य जो है, लोग जब चुनाव आता है तो ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़ा, पिछड़ा कह के क्यों अपमानित करते हैं? मैं पिछड़े कार्यक्रमों में भी गया हूं। अभी मैं 4 दिन पहले मैं कश्यप निषाद रैली में गया था। मैं उनके बारे में पूरा बोल के आया। अभी मैं पारसी सम्मेलन में गया था, कौशल किशोर जी ने कराया था। 10,000 लोग थे, 10,000 लोग निषाद रैली में थे। 2 दिन की उसमें गुजर रैली में मैं गया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और उन्होंने कराया शामली में। तो आप जाति के आधार पर व्यक्ति को पहचान करते हो। व्यक्ति को सभी के साथ ब्राह्मण कौन है, जो शादी में भी वो कहता है एक नेक नाई जी का होगा, एक नेक धोबी जी जब तक नहीं आएंगे तब तक गठबंधन नहीं हो सकता है। एक चीज जो होगा, जो सैनी होंगे फूल माला नहीं लाएंगे तब तक हो नहीं सकता। केवट का भी, निषाद का भी उसमें एक वो है, ठाकुर साहब रक्षा करेंगे, सामान आएगा तो पता चला वो उनके वहां से आएगा, वेस्ट जी के वहां। और तो और हिंदू धर्म तो इतना बड़ा है कि ब्राह्मण क्या बोलता है, ब्राह्मण तो ये भी कहता है कि जब तक मनिहारिन होता मुस्लिम महिला, वो चूड़ी लाके नहीं पहनाएगी तब तक सुहाग में, उसको भी जोड़ा है जी। यानी ब्राह्मण जाति भी जोड़ता है, धर्म भी जोड़ता है, समाज को एकजुट करता है। इसलिए जो आक्रांता आए, यहाँ मुगल आए, तो उनका ये कौन लोग हैं जो सबको एक किए रहते? उनका ये ब्राह्मण है। कहले पहले इसको मारो, पहले इसके ग्रंथ को नष्ट करो। जला दिया, उसको ब्राह्मण ने कंठस्थ कर लिया। जो सास जलाए, पांडुलिपि जलाई, उसको ब्राह्मण ने कंठस्थ कर लिया। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा क्या है? आप जानते हो मैकाले का जीवन का सबसे बड़ा क्या चीज था? मैकाले ने एक दिन देखा कि उनके वहां एक अफसर हिंदू था, वो कोई दूसरी जाति का था, और एक गार्ड जो चपरासी था वो ब्राह्मण परिवार से था।
तो ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति चपरासी था। जो अंग्रेज का साहब मैकाले जब निकला तो जो उसका मैकाले के नीचे जो डायरेक्टर या इस पद का व्यक्ति था वो संभवतः ओबीसी जाति का था या एसटी जात का था। मैकाले ने अपनी हिस्ट्री में लिखा है इसको। तो मैकाले जब चल रहे थे तो वो व्यक्ति आगे गया, उसने उस चपरासी को पैर छुए। जी। तो कहा ये क्या मतलब, तुम तो हाई पोस्ट पे हो, उसको क्यों किया? उनका ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज को जोड़ता है, जी। ये हमारे लिए पूज्य है। मैकाले ने वही कैच किया, कहा अरे ये ब्राह्मण जो पैसे वाला नहीं दरिद्र है उसके भी लोग सम्मान कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, जो बड़ा पद पे है वो भी छू रहा है। तो उन्होंने कहा इसी को, उसके पिता को उसने अपनी चिट्ठी लिखी, ज्ञान का सम्मान। उन्होंने कहा कि सेना लेकर इन पर कब्जा करो, इनके जो क्रांतिकारी उनको मार दो। तो उसने कहा नहीं, मैं बहुत समय तक शासन करूंगा। और उसके लिए उसने कॉन्वेंट कॉलेज खोल दिए और कहा कि ब्राह्मण के बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। जो जाते थे उसमें जाते थे, आपके गुरुकुल में जाते थे, संस्कृत विद्यालयों में जाते थे, इसलिए अनुदान बंद करा दिया मैकाले ने। और ये घोषणा कर दी कि जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा उसको नौकरी सरकारी दी जाएगी, जो अंग्रेजी में बोलेगा उसको लोन दिए जाएंगे, जो अंग्रेजी आचरण करेगा उसको यात्राओं में इतना, विदेशों में इतनी जाके स्कॉलरशिप मिलेगी। जी। और जान के छांट के उसने उन कॉन्वेंट कॉलेज में ब्राह्मणों के बच्चों को उसने नौकरी देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जानता था ये शक्ति अगर परिवर्तित हो गई संस्कारों की तो ये पूरा देश बदल जाएगा। लेकिन अब समय के अनुसार उन्होंने अपने को बदला। मैं बार बार कहता हूं कि ब्राह्मण विरोध का कारण नहीं, त्याग का कारण, त्याग और बलिदान का इसका इतिहास रहा है। इसलिए जातियों के बंधनों में से मत बांधो। इसने कभी खुद में राज नहीं किया। भारत में कभी लोधी वंश रहा, कभी नंद वंश रहा, कभी मौर्य वंश रहा, कभी यहाँ पर तो जहां हम लोग रह रहे हैं अवध में तो पारसी साम्राज्य रहे हैं जी। और राजपूतों के पूरे वंश से पूरे उन्होंने राज किया। ब्राह्मण का रजवाड़ों में तो कुछ ही समय में होगा। अगर आप वेद देखो व्यास जी ने लिखा, गीता देखो कृष्ण जी ने कहा, आप रामायण देखो वाल्मीकि जी ने लिखा। ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण ने तो इन लिखे हुए ग्रंथों को समाज में, यानी दूसरों की विचारधारा को, जो आप कहते हो कि मनुवाद ने खत्म, कहां से मनुवाद ने खत्म कर दिया भाई? उसने तो वही विचारधारा जो आपकी विचारधारा थी समाज में बांटा है जी। ये अंग्रेज और मुगल इनको अलग इसलिए करते थे कि जो ब्राह्मण का गुण है सबको एक में रखने का, वो समाप्त हो जाए, लोग इनसे घृणा करने लगे, इसलिए दुष्प्रचार किया गया। ये सिखा जो होता था ना, ब्रह्मांड का एंटीना है। ये जो जनेऊ धारण होता था ना, कंट्रोल जनेऊ जलाए थे, ये संस्कारों का प्रतीक रहा है। ये वर्ण का परिवर्तन हमारा अधिकार रहा है। वैसे व्यवसाय करते करते अगर अध्यापन करने लगता था तो कहते थे ब्राह्मण वर्ण में आ गया। जो शुद्ध कहते, जो समाज की सेवा में सबसे पुण्य था, भगवान विष्णु के चरण से निकला, ये कहा जाता था कि ये चरण ही उनके छुए जाते हैं, चरण ही सबसे पवित्र माना जाता है विष्णु भगवान का। उससे कहा कि सूत्र का निकला। अगर वो पढ़ाने लगे तो सूत्र का परिवर्तन ब्राह्मण में हो जाता था जी। अगर वो हाथ में रक्षा कवच ले ले, तलवार ले ले, तो कहते थे ये तो राजपूत हो गए, ठाकुर हो गए। तो इस प्रकार का वर्ण का व्यवस्था को इसने जाति में बदला अंग्रेजों और मुगलों ने। और अब छोटी छोटी जातियों में लड़ाने का काम जो अंग्रेजों ने शुरू किया तो उसको कांग्रेस ने जारी रखा। और जारी रखने का एक ही हथियार था कि ब्राह्मण जो है सबका दुश्मन है, इसने सबका शोषण किया है, समाज में विष डाल दो। अब ये विष नहीं डालने वाला, अब अमृत बहेगा मोदी जी के नेतृत्व में। सर, आप यूपी में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है? देखो, बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति ने अमृत धारा का प्रवाहन किया है। मैं जब उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री था तो मैंने 4 चीजें रखी थी जी। गुणवत्ता पर शिक्षा, सुखी बंद शिक्षक, तनाव मुक्त विद्यार्थी और नकल विहीन परीक्षा जी। 4 चीजों पर मैंने शिक्षा को लिया था। पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया, सीसीटीवी कैमरे और एक निश्चित रणनीति के तहत परीक्षा केंद्रों का पारदर्शिता के साथ चयन और कॉपी में डिकोडिंग और पेपर कई तरीके के बनाने के बाद उसको जारी करना। इनके द्वारा हम लोगों ने नकल पर पूरी तरह अंकुश पाया था जी। और पाठ्यक्रम का परिवर्तन के माध्यम से उसको रोजगार परक शिक्षा
बनाने में बहुत बड़ा सहयोग मिला। आज स्टार्टअप और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इन सब चीज़ों से आज हमारा युवा लाभान्वित होकर बहुत आगे जा रहा है। अगर हम यूपी में एजुकेशन की बात करें तो उसके साथ साथ एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो जुड़ी रहती है वो है रोजगार की। तो रोजगार सृजन तो अब सरकार की प्राथमिकताओं में से है। 8 लाख से ऊपर तो सरकारी नौकरी योगी सरकार ने दी है। और स्टार्टअप आज रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा को बना रहा है। आज लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, आज महिला एंटरप्रेन्योर के लिए लोन, आज तो पुरुष के साथ साथ अब महिला भी रोजगार देने वाले लोग बने हैं। तो अब मुझको लगता है कि इसमें बहुत सुधार हुआ है। सर अब कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो बीजेपी में 3 सबसे बड़े और फेवरेट नेता आपके कौन से हैं? मैंने बीजेपी में नेताओं का पूरा एक समूह रहा है, लेकिन अब सभी फेवरेट है आजकल के। लेकिन मैं भूत की अगर आप बात करो तो अटल जी, अब और दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। करंट में कोई एक? तो कारण सभी लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहा है फेवरेट होगा, इसीलिए नेतृत्वकर्ता के रूप में है। विपक्ष में कोई ऐसा आपका नेता जो आपसे हमेशा टच में रहता है? नहीं, बहुत से नेता हैं जिनसे मेरा अच्छे संबंध है। सभी नेता हैं जिसको मैं अगर आप केंद्र में करेंगे तो जयराम रमेश जी से भी मेरी बात होती है, तो डेरिक ओबरायन से भी मेरी बात होती है, तो त्रिची शिवा हैं डीएमके के, उनसे भी मेरी बात होती है। तृणमूल लोग के लोग सभी से बात होती है। उत्तर प्रदेश में कहें तो अखिलेश जी से भी मेरे संवाद है, प्रमोद तिवारी जी से भी संवाद है। तो आदरणीय मायावती जी को भी मैंने सम्मान की दृष्टि से देखा है। अगर आपको एक सुझाव देना हो अखिलेश यादव जी को कि जिससे वो यूपी में कमबैक कर सके? पहली बात तो मैं उनको सुझाव देने वाला कौन होता है, उनका अपना दल है जी। और वो अपने दल के आधार पर उनकी नीतियां बनेंगी। पीडीए के नारा को सर कैसे देखते हैं? नकारात्मकता कोई नारा नहीं हो सकती। नकारात्मक विचारधारा के बजाय सकारात्मक विचारधारा, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, ये होना चाहिए। राहुल गांधी के फैन फॉलोइंग में अभी थोड़ी वृद्धि आई है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाँ, फैन फॉलोइंग में वृद्धि आई, लेकिन जो वोट में है उनकी कमी आ गई है। और वो बंगाल ऐसे राज्य में जहाँ उनकी सरकार हुआ करती थी, वो नीचे गिर के सबसे नीचे आ गए वोट के मामले में। आसाम में जहाँ वो कभी मुख्यमंत्री लगातार हो रहे थे, वहाँ सबसे नीचे आ गए हैं। अब आप जहाँ पुडुचेरी में उनकी सरकार होती तो वहाँ नीचे आ गए हैं। जहाँ वो तमिलनाडु में वो समर्थन दे रहे थे डीएमके को, वो बेचारी हार गई इनके समर्थन के साथ। आपके राज्यसभा में सर राघव चड्ढा जी थे जो अभी बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। आप अगर मेरी प्रोसीडिंग को देखोगे तो मुझको लगता है उसी दिन शायद उनका मतभेद भी हो गया था। जी। एक दिन बोलना था और मैं डैश पे था। राघव चड्ढा जी ने कुछ सामाजिक विषय उठाए और अच्छे विषय उठाए थे, छोटी छोटी समस्याओं के। तो मैं स्पीकर वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पर रहते हुए भी मैंने कहा कि चड्ढा जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। अब मेरा एक वाक्य के उनको नोटिस मिल गया था शायद और ये कहा गया कि राघव चड्ढा को समय क्यों मिल गया। और राघव चड्ढा की तारीफ बीजेपी के लोगों ने, मैं बीजेपी के मंच पे बैठा था, उसमें दल का थोड़ी होता है मंच पे जो बैठता है, मैंने उनके प्रश्न को तारीफ करा था। और दूसरे दिन उनको मुद्दा आ गया कि इनको बोलने नहीं देना है जी। आम आदमी पार्टी का, तो ये उनका अपना इंटरनल मैटर था। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन सकारात्मक भूमिका में मैंने उनको देखा है। राघव चड्ढा जी यूथ हैं और वो अभी बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आप उनका फ्यूचर बीजेपी में कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी में हर उस नौजवान का भविष्य अच्छा है जो सकारात्मक सोच के साथ बीजेपी की नीतियों, रीतियों, सिद्धांतों पर चलता है। बीजेपी अपनी नीतियों पर चलती है और जो उसकी नीतियों के अनुसार उनको आगे बढ़ाने का काम करता है पार्टी में, वो अपने आप में आगे बढ़ता है। उनके फॉलोअर्स में भी काफ़ी कमी आई। अगर कहीं कमी आएगी तो कहीं बड़ी भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो आपको
इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट के नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। हम सर के साथ अगले पॉडकास्ट में उस कमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार आपका, बहुत धन्यवाद।